नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 जन संवाद 2023 सरगुजा चैप्टर में आप सभी का मैं पुनीत पाठक अपनी पूरी टीम की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से हम शुरुआत करते हैं IBC 24 के जन संवाद सरगुजा चैप्टर की। राजनीतिक तौर पर एक से बढ़कर एक धुरंधरों की पृष्ठभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि ये सरगुजा, जहां से निकलने वाले नेताओं ने यहां से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक अपना झंडा, अपना परचम बुलंद किया है। ऐसे नेता जब एक बार फिर से चुनाव में उतरने वाले हों, ऐसे नेता जब एक बार पुनः अपनी जनता के बीच पहुंचकर पुराने वायदों का हिसाब देने वाले हों, ऐसे नेता जब पुनः पहले अपनी पार्टी और फिर जनता की कसौटी पर हों, तो उनसे एक सार्थक संवाद बनता है, उनसे जनता के प्रश्नों पर जवाब बनता है और यही इस जन संवाद का हमारा उद्देश्य है। तो IBC 24 जन संवाद 2023 सरगुजा चैप्टर में शुरुआत करते हैं अपनी मंशा, अपने उद्देश्यों से भरी एक एंकर विजुअल जो हमने आपके लिए तैयार की है। हमारा उद्देश्य क्या है इस जन संवाद का, आइए एक झलक देखते हैं उसकी। बस्तर अगर छत्तीसगढ़ की सियासत की चाबी है तो सरगुजा वो इलाका है जहां से सत्ता का गलियारा गुजरता है। सरगुजा की 14 विधानसभा सीटों पर जिसकी बढ़त, सत्ता तक पहुंचने के उतने ही चांसेस। पिछले चुनाव में बीजेपी का यहां सुपड़ा साफ हो गया था, मगर इस बार बीजेपी सभी 14 सीटें जीतने के संकल्प के साथ मैदान में उतरी है। पार्टी के तमाम दिग्गजों ने सरगुजा को साधने की पूरी ताकत लगा रखी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश है कि वो 14-0 के स्कोर को मेंटेन रखे। चुनाव से ऐन पहले TS सिंहदेव को डिप्टी CM बनाकर कांग्रेस ने जता दिया कि सरगुजा को लेकर पार्टी कितनी सीरियस है। कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि विपक्ष को कोई मौका नहीं देना है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही, वादों दावों की झड़ी लगी है। इन सब के बीच IBC 24 भी पहुंच चुका है सरगुजा, ये जानने के लिए कि आदिवासियों के गढ़ में किसके पक्ष में है सियासी फिजा, कौन जनता के मुद्दों के करीब है, किसे है टिकट की आस। सब मुद्दों पर होगी फेस टू फेस बात। तो सरगुजा के सियासी समीकरण को करने डिकोड शुरू करते हैं IBC 24 जन संवाद का सरगुजा चैप्टर। तो एक बार आप सबकी अनुमति के तौर पर मुझे जोरदार और एक साथ तालियां चाहिए। अगर आप सभी इस जन संवाद के लिए तैयार हैं, मुझे लगता है कि मेरे ठीक सामने बैठे युवा साथी तैयार नहीं, एक बार आप सब जोरदार तालियां बजाएं। हम आप सब के बीच आकर बहुत ज्यादा उम्मीद और हर्ष के अनुभव के साथ इसको शुरू कर रहे हैं। इस जन संवाद में, इस सरगुजा चैप्टर में हमने 10 अलग अलग सेशंस रखे हैं। प्रत्येक सेशन में आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि, आपके अपने चिर परिचित फेस, वे सभी होने वाले हैं। इस कार्यक्रम को मैं विधिवत मंच के ऊपर अपने आपके जनप्रतिनिधियों को बुला करके शुरुआत दूं, इसके पहले निवेदन है, सबसे पहले आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, करबद्ध प्रार्थना। दूसरा, अपने मोबाइल साइलेंट कर लें। कृपया कैमरों के सामने से किसी भी परिस्थिति में ना गुजरें। आपका ये कार्यक्रम इस वक्त लाइव हो चुका है और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आप इस वक्त लाइव देखे जा रहे हैं। बिना देर किए मैं शुरुआत करता हूं जन संवाद सरगुजा चैप्टर की, और इसमें सबसे जो पहला सेशन है यह है जीत का मंत्र। जीत के मंत्र को सार्थक बनाने वाले दो ऐसे कद्दावर और दमदार चेहरे, जिनके परिचय की कतई आवश्यकता इस क्षेत्र को क्या पूरे प्रदेश को नहीं, जो अपने अपने क्षेत्रों में बड़े माहिर हैं, अपनी पार्टियों के दमदार स्तंभ हैं। एक हैं श्री अमरजीत भगत साहब, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, और लगातार दमदारी से सीतापुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें आदर से मंच पर आवाज देता हूं। श्री अमरजीत भगत जी, कृपया आप मंच पर आ जाएं। और आपके साथ में श्री अखिलेश सोनी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा, कद्दावर नेता होने के साथ साथ मुखर व्यक्तित्व हैं। यहां ही नहीं बल्कि विदेश तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संवाद कर चुके हैं। तो आज जन संवाद के इस मंच पर सीधे बात होगी इन दो प्रतिनिधियों से, लेकिन मुझे आपकी अनुमति बिल्कुल नहीं मिली तालियों के तौर पर। जोरदार तालियां चाहिए मुझे, जोरदार।
हेलो प्लीज। पुनः नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका IBC24 जन संवाद 2023 सरगुजा चैप्टर के इस प्रथम सत्र में, फर्स्ट सेशन में, जो है जीत का मंत्र। जीत का मंत्र भला इन दो हस्तियों से अधिक और कौन समझेगा, जो अपनी अपनी पार्टियों का विभिन्न मंचों पर पूरी दमदारी के साथ पक्ष रखते हैं। ना केवल पक्ष रखते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि पक्ष बना लेते हैं, और जिस पक्ष में ये खड़े होते हैं दमदारी के साथ में इनकी पार्टी को वहाँ देखा जाता है। एक हैं श्री अमरजीत भगत साहब, प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर मिनिस्टर होने के साथ साथ ये सीतापुर क्षेत्र का बड़ी मजबूती से पक्ष रखते हैं, जनप्रतिनिधि चुने गए हैं और एक बार पुनः ये जनता की कसौटी पर जाने के लिए तैयार दिखते हैं। साथ में हैं श्री अखिलेश सोनी साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का रेनोन फेस हैं। मेरे दाएं पक्ष में आप इन्हें बैठा हुआ देख रहे हैं, और ये अपने क्षेत्र में समाज सेवा से लेकर जन मुद्दों पर मुखरता से आवाज़ बुलंद करते हुए दिखते हैं। आप दोनों को मैं नमस्कार करता हूं, आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं जन संवाद के पहले सत्र की। भगत साहब, शुरू आप ही से करूंगा। सत्ता पक्ष से सबको बहुत उम्मीदें हैं, और पिछली बार जनता ने एक क्लीन स्वीप करके कांग्रेस पार्टी को जिताया था। अब की बार सुनने में आ रहा है कि वैसी परिस्थितियां नहीं। कितना सत्य है आपके नजरिए से? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। सबसे पहले IBC24 की टीम और यहाँ उपस्थित सब जनप्रतिनिधि, जनता जनार्दन, सभी आवाम, सभी को नमस्कार। आपने जो बात कही, जनता जनार्दन है, प्रजातंत्र में जनता भगवान स्वरूप है, जिसको आशीर्वाद दे दे। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सरकार लोगों की सेवा कर रही है, हमको पूरा उम्मीद है कि आशीर्वाद हम ही को मिलेगा। 4 बार से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री अब इसी क्षेत्र के हैं। मुख्यमंत्री जी का विशेष यहाँ पर हमें पूरा दृष्टि दिखाई पड़ती है, और ऊपर से आप और आपके पास में 2 सबसे महत्वपूर्ण विभागों में, मैं संस्कृति विभाग से पहले शुरू करूंगा। प्रदेश की संस्कृति को उभारने का जितना काम आपने किया, ये जो आपका दावा है, और सरगुजा की अपनी एक बड़ी विशेष संस्कृति रही है, आपको लगता है कि आपके विभाग का काम आपके अपने क्षेत्र में भी और पूरे प्रदेश में भी आपको और आपकी पार्टी को जिताने में सहयोगी होगा? क्या बड़े स्टेप्स हैं जो आपको लगता है याद रखे जाएंगे? जी, मुझे 2 महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जिसके माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा हम कर रहे हैं। पहला आपने जो संस्कृति विभाग कहा, छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ के धरोहर को सहेजने का काम, संवारने का काम, इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर स्थापित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, और हम पूरे दिलो जान के साथ, पूरे तन्मयता के साथ हम ग्राउंड से लेकर के और क्षितिज तक इसको पहुंचाने का काम किए हैं। आपको मालूम होगा कि इसके पहले छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, यहाँ के खेल, यहाँ के जो कलाकार हैं, उनको महत्व उतना मिलता नहीं था। राज्य से बाहर के हॉलीवुड और पता नहीं देश विदेश के कलाकार आकर के यहाँ के जो हक है उसको बटोर के ले जाते थे। हमने आया तो यहाँ के लोग जो कलाकार हैं, यहाँ के कर्मा, ददरिया, यहाँ के डोमकेच, यहाँ के जो हमारी लोक कला है, उसको हमने महत्व दिया, और लोक कलाकारों को हमने चिन्हारी के माध्यम से उनको रजिस्टर्ड करना शुरू किया। और इस वर्ष लगभग हम 10,000 कलाकारों को हमने काम दिया, और हमारी जो बजट में प्रावधान थी 7 करोड़ की,
उसको बढ़ा करके हम 16 करोड़ लोक कलाकारों को दे रहे हैं, जिससे लोगों का आर्थिक स्थिति सुधर रही है। और यहाँ की जो आदिवासी कला है, यहाँ आदिवासी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, उसको स्थापित करने के लिए हम आदिवासी समाज के जो घुटुल है, उनकी जो परंपरागत व्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाया है। साथ ही हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कराया है, जिसमें देश के सभी राज्य जी पार्टिसिपेट किए, उसमें भाग लिए। वहाँ के कलाकार दल, वहाँ के प्रतिनिधि मंडल और देश के बाहर लगभग 9 विदेशी दल और कलाकारों का टीम उसमें सम्मिलित होकर के जो आकर्षण बनाया, जो पूरे देश और विदेशों में जो एक संस्कृति को लेकर के, छत्तीसगढ़ को लेकर के जो कौतूहल का वातावरण बना, उससे मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को एक ऊंचाई मिली है। यहाँ से अमेरिका में नाचा एक कमेटी बनी है, दल बनी हुई है, जी जो प्रवासी भारतीयों का है, छत्तीसगढ़ वासियों का है। वो लोग वो बड़े उत्साह के साथ जब यहाँ आयोजन होता है तो अपने अपने टीवी, अपने अपने जो वेबसाइट खोल करके उसका आनंद लेते हैं और वहाँ से फ़ोन करते हैं कि अभी तक छत्तीसगढ़ का पहचान यहाँ के नक्सल समस्या था, यहाँ की जो पिछड़ेपन थी, बाहर में परसेप्शन ये था कि बाहर से अगर छत्तीसगढ़ कोई जाएगा तो नक्सली उठा के ले जाएंगे। लेकिन ये जो दूसरा पक्ष खुल करके आया है और लोगों के बीच जबरदस्त इम्पैक्ट बनाया है कि संस्कृति जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनी है, यहाँ के आदिवासी कला और साहित्य देश और दुनिया में अपना पौआ जमाया है, अपना लोहा मनवाया है, ये अद्वितीय है और सब लोग इसके लिए बहुत बधाई देते हैं। ये हमारी पूंजी है। चलिए, मैं आपके क्षेत्र की तरफ आऊँगा और आपके एक पुराने स्टेटमेंट से जुड़े कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन एक अखिलेश सोनी साहब जिन्होंने एबीवीपी पार्षद के तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और साथ में मजदूरों सबकी आवाज़ को बुलंद किया है, हमारे साथ में अखिलेश जी भी मंच के ऊपर हैं। अखिलेश जी, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार एक ऐसी चूक हुई कि सुपड़ा साफ हुआ, अब की बार ये दावा है कि वैसी परिस्थितियां तो कतई नहीं रहेंगी, आपको क्या संभावना नजर आती? मंत्री जी कहते हैं कि उनकी सरकार पर, उनके कामों पर उनको पूर्ण विश्वास। सबसे पहले तो मैं IBC 24 को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। जी धन्यवाद सर। कि हम सरगुजा वासियों को, जो महानगरों में होता था ऐसा कार्यक्रम, इस आदिवासी अंचल में करके हम सरगुजा वासियों को अपनी बात रखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सब। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। सरगुजा में पिछले विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम देखने को मिला वो झूठ की बुनियाद पर था, और हम सरगुजा वासियों के लिए विशेष तौर पर कि इस झूठ के किताब को लिखने वाले भी अंबिकापुर के ही श्री TS सिंहदेव थे। और जब हम वादा खिलाफी की बात करते हैं तो जब कभी छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास को लिखा जाएगा तो सबसे अधिक वादा खिलाफी करने वाली वर्तमान कांग्रेस की सरकार को याद किया जाएगा। चाहे आप विकास के या किसी भी पैरामीटर पर आप देखें कि ये सरकार जो है, विकास के पैरामीटर पर देखें तो अभी यहाँ पे कई सरपंच, पंच भी, जनप्रतिनिधि बैठे होंगे, सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं, सड़कों की दुर्दशा है। और जब आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो थाने में पुलिस वालों को निकालकर मारने तक की घटना इस छत्तीसगढ़ में होती रही इस सरकार में। आप राजधानी रायपुर से आए हैं, इस छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता था। रायपुर शहर में खुलेआम चाकूबाजी, छुरेबाजी, महिलाओं और लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल, ऐसे इस राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति कर दी गई है। सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है नरवा गरुआ घुरुआ बारी, यहाँ बैठे सभी लोगों, सभी दल के लोग हैं, सभी गणमान्य नागरिक हैं, यहाँ कोई बैठा व्यक्ति आपको बता नहीं पाएगा कि मैं गोबर बेचा हूं।
आप कभी गोबर बेचने वाले का इंटरव्यू नहीं ले पाए होंगे। तो ये सब गौमूत्र की बात, सब चीजें जो हैं, सभी पैरामीटर पर ये सरकार फेल रही। दूसरी बात, मंत्री जी बैठे हैं, अभी बहुत सी बातें अपने विभाग की बता रहे हैं, बहुत बड़ी फाइल भी लेकर आए हैं जी। मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि फाइलों में जो आपके गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े फर्जी और दावा किताबी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, नारे हो गए, ताली भी हो गई। अब थोड़ा सा मैं उस सवाल पर आता हूं। अभी भी जब हम आपके नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से मंचों पर बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सरगुजा में आपके जीत का क्या आधार होगा, तो कहते हैं कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की सिरपुटौल। अभी भी आप अपने कामों को और 15 वर्ष के कामों को नहीं बताते। कांग्रेस की गुटबाजी से आपको ज्यादा उम्मीदें क्यों हैं? देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र तो मैं किया नहीं, आपने किया है। मैं जवाब दे रहा हूं। आपके बड़े नेताओं का नाम लिया, आप कहेंगे तो मैं नाम ले दूंगा, उसका जवाब लिस्ट दे लूंगा, किसने कब कहां क्या कहा। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सरगुजा का दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस की जो ये सरकार बनी, उसमें सबसे पहले तो ये अफवाह फैलाई गई कि मुख्यमंत्री सरगुजा के होंगे। उसके बाद उसका परिणाम ये आया, उस अफवाह के कारण, कि सरगुजा गुटबाजी का अखाड़ा बन गया। सरगुजा वासियों को इस कांग्रेस की गुटबाजी का दंश इतना झेलना पड़ा कि जब अकेले में इन सारे लोगों से बात करेंगे, कांग्रेस के हो या बीजेपी के, तो आपकी बात को स्वीकार करेंगे कि गुटबाजी के कारण सरगुजा का बहुत नुकसान हुआ है। अखिलेश जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी एक एक कदम आगे चल रही है? आप गुटबाजी का मुद्दा बनाते, उन्होंने यहां से डेप्यूटी सीएम बना दिया। आप यहां मुद्दा उठाते, 2-2 संसदीय सचिव इसी कार्यक्रम में, इसी मंच पर आगे आएंगे। आप रुककर सुनिएगा उनको भी, मैं उनको भी बुलाऊंगा मंच पर, उनसे बात करूंगा। ये नाराजगी पार्टियों के भीतर, तो बीजेपी की स्थिति भी मुझे भी मालूम है, आपको भी, बहुत अच्छी नहीं रही है। किसने कहां कितना सैबोटेज पिछली बार किया था पता है, लेकिन आपको लगता है कि आपने पार पा लिया? मेरा सिंपल सा सवाल था, आपको अब की बार के चुनाव में अपने काम पर भरोसा है, सरकार की नाकामी पर ज्यादा विश्वास है जैसा आपका दावा है, या कांग्रेस की गुटबाजी पर? क्योंकि चुनाव काम पर लड़ना चाहिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पर पूरा भरोसा है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान की केंद्र सरकार, जिसने गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं लाई हैं, जिससे गरीबों के घरों में रोशनी आई है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, जिसको वर्तमान राज्य सरकार ने रोकने का काम किया, चाहे उज्ज्वला के गैस कनेक्शन हो, अनेक योजनाएं जो गरीबों के घर में खुशहाली लाने का काम किया है। लेकिन मैं इसके पूर्व में जानना चाहूंगा कि सरगुजावासी इस बात को बेहतर ढंग से याद करते हैं कि 15 साल की जो विकास करने वाली, शांति के साथ विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार थी, उसने सरगुजा को अमन चैन के साथ विकास का एक नया अध्याय देखने को दिया। उसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा 1 मिनट में, चाहे वो विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो, चाहे सरगुजा वासियों के मन में पिछले कई पीढ़ियों से एक सपना था कि हमारे सरगुजा में मेडिकल कॉलेज होता, उस सपने को भी साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। शांति के साथ विकास की जो मैं बात किया, आज यहां कांग्रेस के साथी भी बैठे हैं। जब नक्सलवाद से त्रस्त था ये छत्तीसगढ़, तत्कालीन कांग्रेस अजीत जोगी की सरकार के समय, उसके बाद जब कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष की राजपुर में हत्या होती है, तो नक्सलवाद से इस ग्रस्त सरगुजा में कांग्रेसी भी उनको श्रद्धांजलि देने नहीं जा पाए। भाजपा के लोगों ने विकास किया कि आज मंत्री जी और सारे विधायक। सोनी जी, ये बात तो स्वयं कांग्रेस के शीर्ष नेता स्वीकार करते हैं कि जोगी काल से उबरने के बाद ही उन्होंने आज अपना इस तरीके का प्रभाव दिखाया। चलिए, वो एक अलग विषय है। कांग्रेस का मैं पूछता हूं, आप लोगों ने झूठ बोल के सरकार बना ली, ये आरोप नंबर 1। दूसरा, एक स्टेटमेंट, जैसा मैंने कहा था, मैं स्टेटमेंट पे आऊंगा। एक स्टेटमेंट आपका सीतापुर क्षेत्र में किसी गांव का है, जो आपने कहा चुनाव में सरकार बना दो हमारी 18 में, आप देखिए पैदल नहीं जाना पड़ेगा, और आपको स्वयं को भी वहां पैदल जाना पड़ा। ये परिस्थिति अभी तक क्यों? देखिए, जनता से हमने जो वादा किया, माइक थोड़ा सा पास कर लीजिए अपने पास। जनता से हमने जो वादा किया वो हमने निभाया है। और अमन चैन शांति और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश सोनी जी मेरे से ज़्यादा भाषण दिए,
और मेरे से आप कम बोलवाए, अखिलेश सोनी से ज़्यादा बोलवाए। इससे अमन चैन और शांति और क्या चाहिए बताइए। आप निर्भीक होके बोल रहे हैं अपनी बात को, और सत्ता पक्ष से ज़्यादा बोल रहे हैं। आपको ज़्यादा अवसर दिया जा रहा है, आपका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ तो ये मंत्री भी, जी, आपको लगता ये है भी- सत्ता पक्ष को ज्यादा बोलना चाहिए? इसमें आ रहा हूँ मैं। इसमें तो ये बोलूँगा कि अखिलेश सोनी जी का सुनवाई हमारी सरकार में ज़्यादा हो रही है। जी जी। कोई एक घटना बता दे जो इनके साथ नाइंसाफी हुई हो, और ये केवल इस फिराक में है कि वो छीका टूटे तो हमको कुछ मिले, तो ये खिलावी पुलाव है। यहाँ मुख्यमंत्री की बात की है, अभी हमारे महाराज साहब यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, जी। सीनियर नेता हैं, और जो आवागमन की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, तो यहाँ से आप सीतापुर चले जाइए, आपको एकदम चकाचक सड़क मिलेगा। यहाँ से आप रायपुर चले जाइए, पहले 6 घंटा 7 घंटा लगता था, 4.5-5 घंटा में आप पहुँच जा रहे हैं। कितना अच्छा सड़क बन गया है। आप सड़क के साथ साथ हमने यहाँ पर हवाई सेवा के लिए भी एयरपोर्ट बनवा दिया है, रीजनल एयरपोर्ट। उसमें भी खूब आप लोगों ने फोटो छपवाया कि हमने इतना राशि दे दिया, सेंट्रल से इतना पैसा दे दिया, जबकि एक ढेला सेंट्रल का नहीं लगा है। ये रीजनल एयरपोर्ट है और राज्य सरकार अपने संसाधन से बनवाती है। इसके बाद अब आपका काम शुरू होता है कि कब आप हवाई जहाज वहां से अलॉट कर रहे हैं, कब से हवाई जहाज सेवा प्रारंभ करा रहे हैं। अब सेंट्रल का बारी है। चलिए, मैं आता हूं। आपने जमीन में सड़क बनाया नहीं, स्काई वॉक बनाने चले थे, इसलिए जनता ने आपको आपकी जगह दिखा दी। तो अगर आप बोले कि झूठों का पुलिंदा है, तो अगर यहाँ के जो छत्तीसगढ़ राज्य है धान का कटोरा है, यहाँ 80-85% से ज्यादा लोग खेती किसानी का काम करते हैं। अगर उनका हमने कर्ज माफी करने का काम किया, जी जी जी, अगर उनका धान का दाम हम 2500 रुपया देने का काम किया, केंद्र ने आपत्ति किया तो हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना ले आए। जी। अब आप 2500 रुपया से बढ़ा करके पूरे आज 2640 रुपया दे रहे हैं। पूरे मंत्री जी, हिंदुस्तान में 2040 रुपया मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 रुपया ठीक बात। मिलता है। चलिए, अगर बहुत बढ़िया हुआ मंत्री जी। अगर इसको आप झूठ का पुलिंदा बोलते हैं तो आप समझिए। ठीक है, ठीक ये तो है। मंत्री समझने जी, की बात आपके है। विभाग से जुड़ा हुआ, क्योंकि मेरे पास समय का भी एक टिक टिक चल रही है और मैं चाहूंगा आपको मैं सुन पाऊं और आपको सुनवा पाऊं सब विषयों पे। थोड़ा सा तर्कों में और क्रिस्प में बात रखते हैं। पीडीएस घोटाले का बड़ा जिक्र है आपके विभाग से जुड़ा, आप लोगों ने एक्शन भी लिया, पर दो तरह की बात है। ये पीडीएस घोटाला हुआ है क्या, पहली बात, अलग अलग आंकड़े हैं, दूसरी बात, तीसरी बात, अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पीडीएस संचालक कहते हैं हमसे रिकवरी भी गलत हो रही। देखिए, पीडीएस सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस सिस्टम बहुत उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट इसलिए बोल रहा हूं कि जब कोविड पीरियड में दिल्ली जैसे बड़े राज्यों के पास जी, लोगों के पास पॉकेट में पैसा था, लेकिन उनके पास खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था, और हमारे पास इस जो क्रूशियल पीरियड में भी, कोविड पीरियड में भी, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे बंदी हो, हमारे यहाँ का वितरण व्यवस्था इतना अच्छा रहा कि घर में बैठे हुए लोगों ने खूब मजे से कोविड पीरियड को भी काटा है। उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, उनके लिए दवाई की व्यवस्था उचित की गई। जो अच्छा है वो भी हम दिखाते हैं। मैं मुद्दे पर आऊंगा। जी, मैं उसी का आ रहा हूं। मैं लोग एक परसेप्शन बनाने का कोशिश किए कि पीडीएस में घोटाला हुआ। घोटाला क्या हुआ जरा आप बताएंगे? माननीय
डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री जी सेंट्रल को चिट्ठी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को सेंट्रल से 35 महीना में 36 लाख मीट्रिक टन चावल दिया गया, उसका वितरण ना करके भ्रष्टाचार किया गया। वहां से टीम आई, जांच किया, उसमें कुछ नहीं पाया। अगर आरोप रहता तो सेंट्रल हमको छोड़ने वाला था क्या? दूसरी बात, अगर रमन सिंह जी में इतना उनके आरोप में दम था तो विधानसभा में फिर क्वेश्चन लगाए उसी बात को लेकर के कि सेंट्रल की टीम आई, जांच हुआ और फिर वही आरोप कृष्ण को लगाया। मैंने विधानसभा में एक एक बिंदु पे जवाब दिया कि पहली बात 33 महीना चावल यहां नहीं दिया गया, केवल 28 महीना में 28 लाख मीट्रिक टन दिया गया और हमने 27 लाख मीट्रिक टन चावल लोगों में वितरण किया और उतना ही का हमने क्लेम किया है। ठीक बात तो भ्रष्टाचार का तो सवाल पैदा नहीं होता है। फिर ये तो एक परसेप्शन बनाने का कोशिश एफआईआर किन पर हुई? भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। मंत्री जी, तो आपके पास तो पूरा सेंट्रल एजेंसी है। जी जी, पूरा आजकल सेंट्रल एजेंसी लगातार यहीं पर डेरा डमाए बैठी है। मंत्री जी, एफआईआर फिर क्यों हुई, किन पर हुई? सीबीआई भी यही है, इनकम टैक्स भी यही है, ईडी भी यही है और लोग तो ये परसेप्शन बना लिए हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने वाला रहता है ये टीम पहले पहुंचता है। ठीक है, तभी तो इसके ये बाद परसेप्शन, चलिए लोगों को डराने का काम करता अगर है। परसेप्शन है तो हम तोड़ना चाहते हैं। एक सवाल का जवाब, एक मिनट शूटिंग ना करिए, आपका ही समय व्यर्थ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये जरूर बताएं, फिर पीडीएस दुकान संचालक अपने से रिकवरी से नाराज क्यों हैं? उनसे किस बात की रिकवरी हो रही है और उन पर एफआईआर क्यों? ये भी क्लियर जरूर कीजिए, ये परसेप्शन अगर है मात्र तो। देखिए, कोविड पीरियड में हमने सभी को राशन दिया। केवल राशन दुकानों में एक मात्रा निश्चित हमने नहीं रखा कि इतना तक ही उनको कोटा दिया जाएगा। उसके पीछे था कि जिसके पास राशन कार्ड था उसको भी हमने राशन दिया, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उसको भी दिया जी, राहगीर को भी दिया, प्रवासी मजदूर को भी दिया। भूखा एक भी आदमी भूखा छत्तीसगढ़ में नहीं मरा। ये हमारी योजना और सरकार की काम थी। अब उस समय सेंट्रल ने एक योजना ले आया कि ई पोस्ट मशीन के जरिए इसको आप वितरण करिए। अब ई पोस्ट मशीन का स्थिति ये है कि जहां नेटवर्क नहीं है वो नहीं चलता है। ठीक है, अब कोविड पीरियड में अगर बस्तर और सुदूर अंचल में अगर आप नेटवर्क और ई पोस्ट मशीन देखते तो लोग भूखे मर जाते। इसलिए हमने ये लिबर्टी दिया था कि लोगों का जान बचाना हमारा पहला लक्ष्य है, तो पहला ये कर्तव्य उससे है। संबंधित गड़बड़ी है। और एक मिनट, और हमने वही काम किया। पंचायतों में 2-2 क्विंटल चावल भी एक्स्ट्रा रखवाया, राहगीरों को भी दिया और सबसे पहली बात मजदूरों को भी दिया। सबको जो आया सबको दिया। और छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, इनके समय में केवल 58 लाख कार्ड हुआ करता था। हमारी सरकार आने के बाद हमने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लगाया और आज 74 लाख कार्ड संचालित है और 74 लाख कार्ड के माध्यम से 2-2.5 करोड़ लोगों को अभी भी हम एक सवाल खाद्यान्न बच पहुंचा गया रहे है। हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आप बात उठाएं, सुन लीजिए। अब उसमें से जो एपीएल है उनको भी, बीपीएल को तो पहले मिल ही रहा था, एपीएल को मिल रहा है, बीपीएल को मिल रहा है, प्रवासी मजदूर को मिल रहा है। अगर जम्मू कश्मीर का आदमी दूसरे स्टेट का आदमी है उसको भी दे रहे हैं। 3 जगह डाटा इकट्ठा सेफ हो रहा था। पहला मैनुअल वितरण, दूसरा टेबलेट में और तीसरा ई पोस्ट में। तीनों में अलग अलग डेटा हो रहा था। और जब हमने सत्यापन कराया तो प्रथम दृष्टया जो जितना हम अलॉट किए थे, चावल दिए थे, उतना डाटा नहीं मिला। तो हमने उसके ऊपर रिकवरी निकाला। तो और हमने एक बात कहा कि अगर आपने वितरण किया है, चावल वितरण करने के लिए था, लोगों के लिए दिया गया था, अगर आपने वितरण किया है तो अपना वितरण पंजी दिखाएं। और जिन जिन लोगों ने वितरण पंजी दिखाया उसको अपडेट किया गया। उससे एक अंतिम छोटी सी बात, रिकवरी से उनको मंत्री जी रिलीफ दिया गया। तो ये किसी को, चलिए आपने बहुत सफाई से अपनी बात रखी और बहुत अच्छी बात रखी। किसी को भी
प्रथम ठीक है, दृष्टिया और सीधे तौर पे उनका पक्ष सुने बिना उनको फांसी में चढ़ा देना ये न्याय व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इसलिए मंत्री जी। हमने जो वितरण किया उसका हिसाब पूछा और जो अंतर था उसका वसूली कार्रवाई चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तालियां, आप जोरदार तालियां बजा दीजिए आप अच्छे से। एक अंतिम छोटी सी बात, पीडीएस वाले या कोई भी जब हड़ताल करते हैं तो दो तरफा मुश्किल है। एक तो सरकार के खिलाफ माहौल बनता है या विभाग के खिलाफ माहौल बनता है, और इसमें विपक्ष को एक भरपूर अवसर मिलता है, आप मानेंगे। और नंबर दूसरी बात ये परसेप्शन जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ। इससे आप कैसे डील करेंगे? अब चुनाव के बहुत करीब, देखिए, क्या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था पीडीएस वालों को? देखिए वो क्यों नाराज हैं आपसे? देखिए, पहले जो व्यवस्था थी उसमें जो चावल गया और जो हिसाब सेल्फ स्टेटमेंट दिया उसको मान लेते थे, लेकिन आज सेंट्रल ने अन्न पोर्टल लाइन बना करके एक एक चीज का पहले उसमें जो दिया है उसका वितरण को अपलोड कराती है, ठीक है। और शेष जो बचा रहता है उसको घटा करके हमको बाकी जगह खाद्यान्न देती है, तो उसी में उनको वितरण करना रहता है। ये कुछ दिन में एक ठीक हो जाएगा, एक आध महीना में, और इसके बाद फिर पहले जैसे स्मूथली चलने लगेगा। चलिए, ठीक है। और परसेप्शन, आज हम जब से कोविड आया था तब से फ्री में चावल दे रहे हैं, किसी से एक पैसा ले नहीं रहे हैं। पर वो ये कहते हैं कि और वो कोई केंद्र भी- का आप दे रहे कोई थे, भी राज्य, अपना श्रेय ले पूरे रहे थे। हिंदुस्तान में कोई भी राज्य फ्री में चावल नहीं दे रहा है। ठीक 10 बात। किलो नहीं, एक पर व्यक्ति को 10 किलो, बीजेपी दो कहती को ना कि 20, उन्होंने देश भर में तीन फ्री को दिया। 35 और एक्स्ट्रा को 7 किलो, ये हम फ्री में चावल दे रहे हैं, किसी से एक पैसा ले नहीं रहे हैं। अच्छी बात है। हालांकि जनता की तरफ से मैं जरूर कहूंगा कि जनता ने केंद्र भी चुना, जनता ने राज्य की सरकार भी चुनी, इसीलिए थोड़ी सी इस मामले में विनम्रता होनी चाहिए बजाय जताने के कि हमने दिया हमने दिया। बहरहाल अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूं अखिलेश सोनी साहब, अब आप बताएं, पहले तो आप भी दावेदारी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो जितने दावेदार हैं उनके जीत के लिए बहुत से समीकरण यहाँ बैठाए जा रहे हैं। बीजेपी की यहाँ से जीत होगी तो क्यों होगी? अंतिम बात संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए होगी कि भारत की सरकार ने गरीब कल्याण के बहुत से काम किए हैं। लगभग हर घर को जीवन में उनकी खुशहाली आने के लिए बहुत सी योजनाओं उन तक पहुंची है। दूसरी बात, मंत्री जी अभी विकास की गाथा पढ़ रहे थे और उन्होंने अंबिकापुर बिलासपुर सड़क और इनके जो सीतापुर विधानसभा तक जो सड़क जाती है अंबिकापुर से, उसका उल्लेख किया। बहुत खुशी होती मंत्री जी राज्य सरकार की किसी योजना का उल्लेख किए होते। पूरा देश और ऑडियंस जानता है कि भारत सरकार के एनएच के तहत नितिन गडकरी जी ने ये काम किया है, उनका भी ये नाम ले लेते तो बहुत अच्छा होता। दूसरी बात, जहां तक खाद्यान्न और पीडीएस पे इन्होंने बात किया, इनका विभाग इनसे संभल नहीं रहा, इनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। सरगुजा जिले में 1,40,00,000 के चावल का घोटाला हुआ। पूरे राज्य में इनकी सरकार ने जांच रिपोर्ट में ये रिपोर्ट दिया है कि 6.5 लाख क्विंटल की कमी है। मैंने आपसे पूछा, मैं आता आदरणीय, हूं जीत के बारे में बात करें, और देखिए आपने इसी मंच पर सिद्ध कर दिया कि आपके पास घोटाले, आरोप और सरकार की नाकामियां ही हैं। पुनः ये मंच पे समय बड़ा लिमिटेड है, मैं आपको और आपको दोनों को धन्यवाद दूंगा क्योंकि 10 सत्र हैं और यहाँ और लाइव दर्शक सबको मैं सुनना बताना चाहते हैं। चाहता हूं, आपने जो कहा कि भारतीय जनता समय- पार्टी, एक मिनट के अंदर जी, बोलता हूं, चलिए, एक भारतीय मिनट में जनता अपनी बात पार्टी कह लें। अपनी योजनाओं के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर आने वाले चुनाव में जीत की शुरुआत सीतापुर विधानसभा से ही होगी और चलिए, सरगुजा ये की दावा सभी हो गया। 14 सीट जी, जीत जी, के जी। फिर से छत्तीसगढ़ में शांति और विकास करने वाली चलिए। सरकार की स्थापना की जाएगी। जी, चलिए, मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ, देखिए, जनता पर निर्णय छोड़ता हूँ। देखिए, ये जो खिलावी पुलाव, दिन में सपना देखना, ये तो हर किसी को है और हर किसी को सपना देखना चाहिए। चलिए, और इसमें क्राइम का जो ये बात कर रहे थे, देश में जितने दंगे इनके सरकार में हुए हैं 2016 से 20 तक 3,03,099 दंगे। चलिए, जनता को फैसला करने दीजिए। मैं आप दोनों को धन्यवाद देता दंगा हूं। कराते हैं, एक बार जोरदार तालियां आप दोनों लोगों आदरणीयों के लिए बीच बजाएं। झगड़ा जोरदार फसाद तालियां, कराते हैं। जोरदार आज तालियां। आज आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। आज हरियाणा में क्या स्थिति है? जी जी सर, मैं और नेशनल पे नहीं लोगों से- जाऊंगा, उसके लिए वापस वहां आएंगे। के राज्यपाल मणिपुर की रो रही है। आदरणीय मंत्री राज्यपाल रो जी, रही है, हम वहां पर आएंगे, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू कर देते देश हैं? के लिए जनसंवाद फिर लाएंगे, चिंता ना करें। एक मिनट, मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूं और अपनी टीम की तरफ से
श्री रविकांत मित्तल सर, एडिटर इन चीफ IBIS24, और रोशन सोनी जी, संवाददाता सरगुजा, उन्हें दोनों को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आपने जो हमें समय दिया और आपने बेबाकी से उत्तर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आप दोनों को, जोरदार तालियां हो जाएं। ये उत्साह बनाकर रखिए, अभी और 9 सेशन है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।